हेलो गाइस, माई सेल्फ हर्ष। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो सेकेंड चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का। तो हम लोग ने नया सीरीज़ चालू किया है आज से। तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर बाद में करेंगे, ठीक है। सेकेंड चैप्टर ईजी है तो उसे फटाफट हम लोग करके निपटा लेंगे। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे आज। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? पिछले साल आपने पढ़ा रहेगा कौन सा, लीनियर वाला है ना। तो उसमें कैसा रहता है, फंक्शन ऐसा रहता है 5x + 9 = 0, ऐसे टाइप में। क्या उसका जो फर्स्ट x है, ठीक है, वेरिएबल है, उसका जो डिग्री रहता है वो 1 रहता है। उसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल, है ना, मोनोमियल। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या हो जाता है पता है? यहाँ पे ये जो डिग्री हो जाता है ना, ये हो जाता है 2। तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहते हैं कैसे क्वाड्रेटिक में, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 5x² + 9x, फिर कोई भी एक कोएफिशिएंट ले ले, सपोज 7 = 0। इस तरीके से ये हम लोग ने बना दिया एक क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में होता क्या है? क्वाड्रेटिक में ये होता है कि जो हमारा ये होता है वेरिएबल रहता है, उसका जो डिग्री रहता है वो 2 रहता है, फिर उसके बाद 1 रहेगा। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5x² + 7 = 0। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। टेक्स्ट बुक में आपको दिखता रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इन लोग में बताओ कौन सा लीनियर है और कौन सा क्वाड्रेटिक है। ये वाला जो है ये लीनियर है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। और ये जो है ये हमारा है क्वाड्रेटिक। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको ये पढ़ के। मैंने यहाँ पे साइड में टेक्स्ट बुक भी रखा है, तो उससे हम लोग रेफ़र कर सके और फिर मैं आपको समझा भी सकूँ अच्छे से चीज़ें, ठीक है। अभी इसके बाद जो हमें दिया है यहाँ पे, जो डिफ्रेंशिएट करना था, उसके बाद हमें एक एग्जाम्पल दिया है, वो बाद में देखेंगे। ओके, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है पॉलीनॉमियल इंडेक्स ऑफ द कोएफिशिएंट। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? कोएफिशिएंट मतलब जो भी ये दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या, x² आना चाहिए, ठीक है। अभी उसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट है 5। इसके पहले जो भी नंबर आता है वो उसका कोएफिशिएंट है। अभी सपोज यहाँ पे आपको दिया है x² - 1 = 0, ये इक्वेशन दिया है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट है 1। कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1, ये होता है हमारा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के पहले वाला जो पार्ट रहता है वो कोएफिशिएंट होता है। अभी यहाँ पे ये देखो x है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट जो है वो है 9, ठीक है। और यहाँ पे कोई ये कोएफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसका हम लोग जब तुम 11 में जाओगे, रिलेशन एंड फंक्शन सीखोगे ना, वहाँ पे आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना रहेगा, तब आपको समझ जाएगा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग सीखेंगे। ओके, यहाँ पे भी आपका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, 1x²। और यहाँ पे -1, ये क्या है, ये वाला जो है ये पार्ट, ये कांस्टेंट पार्ट है। ओके, तो कांस्टेंट पार्ट क्या है? कांस्टेंट पार्ट कुछ भी नहीं है, आपको बस ऐसा याद रखना है कि है कुछ तो पार्ट है। यहाँ पे आप c भी लिख सकते हैं, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको। अभी ये दूसरा एग्जांपल, 7x² + 4x प्लस मैंने लिख दिया a लिख दिया = 0, या फिर मैंने इसको c लिख दिया = 0, या फिर b लिख दिया। ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट है। ऐसा पार्ट जिसके साथ x नहीं आ रहा है वो जो है वो होता है हमारा कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? कांस्टेंट पार्ट। अभी मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा बट इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं क्या लिखूँ, 7x² + 4y + x = 0। अभी इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर ये तो आपने y भी दे दिया, इसमें x भी दे दिया, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? तो मैंने क्या बोला था आपको, मैं दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे ये जो है y मैटर करता है, और ये जो x है ये कांस्टेंट है। ओके, अभी मैं आपको z के टर्म्स में दे दूँ, 7z² + 4z + x = 0।
तो यहाँ पे जिस टर्म के साथ z नहीं है वो टर्म हो जाएगा कांस्टेंट, ये वाला टर्म जो है ये हो गया कांस्टेंट। आपको फंसाने के लिए ऐसे कुछ दे सकते हैं, पर आपको स्मार्ट रहना है। ओके, तो यहाँ पे z जो है ये है हमारा मेन टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसके ऊपर जिसके बेसिस पे ये बनाया गया है। तो ये जो है हमारे z के टर्म्स में क्वाड्रेटिक लिखा गया है, ठीक है, और ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। आपको पॉलिनोमियल मतलब क्या वो भी बता देता हूँ। अभी कोई भी एक आपको दिया हुआ है, अभी हम लोग कैसा, ये मोनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अभी मैं आपको सब समझा देता हूँ अच्छे से क्या क्या होता है, ठीक है। अभी आपको अगर डिग्री दिया है 1, ax प्लस बी इक्वल टू 0 दिया है, तो ये क्या है, हमारा मोनोमियल है। मोनोमियल या फिर लीनियर बोल सकते हैं, ठीक है, मोनोमियल या फिर लीनियर। अभी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। ये मैंने बताया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे ये मोनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है। इसके बाद अगर इसका 3 हो गया, हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, मोनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसमें और एक बढ़ा दूँ, x का x क्यूब कर दूँ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर इसका मैं कर दूं x⁴ प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या होगा, आप इसका कमेंट में मेरे को बताना। ओके, मैं बोलूँगा उसका क्यू से चालू होता है, पर गूगल भी बहुत फंसाता है, बहुत कंफ्यूज करता है। इसके लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ, ये जो चालू होता है ये क्यू से चालू होता है, इसके आगे का आप ढूंढ लेना, और यहाँ पे पॉलिनोमियल कमेंट में बताना। ओके, कुछ ना कुछ, ये आपका छोटा सा होमवर्क, एकदम छोटा सा होमवर्क। ओके, ये हो गया हमारा, इस तरीके से ये बनाया गया है, जिसका डिग्री होता है 1। यहाँ पे जो है इसका डिग्री क्या है, 1 है, एक्स का डिग्री 1 है। तो ये हो गया हमारा मोनोमियल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल, आप समझ लेना। ओके, यहाँ पे इसका डिग्री हो गया 2, फिर 1, फिर यहाँ पे डिग्री 0 है, x⁻⁴, ठीक है। अभी आपको एक चीज पता रहेगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जो डिग्री है ये कम होते जा रहा है, x² है, x है, यहाँ पे 0 है, अभी यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या, x⁻�0, और x⁻�0 मतलब इसका वैल्यू 1। कोई भी पावर है, कुछ भी है, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, मतलब इसके अंदर कुछ भी है। मेरा बादल बहुत गंदा बन रहा है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, और उसका पावर जो है 0 है, तो उसका आंसर आएगा हमेशा 1, ठीक है ना। ये चीज भूलना नहीं, उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ओके, तो ये चीज नहीं भूलना है, एकदम याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ax⁻1 है, यहाँ पे bx⁻0 है, पर x⁻0 का वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, है ना। तो फिर b इंटू 1 करोगे तो b आएगा आंसर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे x⁻0 नहीं लिखते हैं, तो क्योंकि उसका वैल्यू 1 आता है, और 1 इंटू एनीथिंग करोगे तो एनीथिंग, इसके लिए यहाँ पे एनीथिंग आ गया, एनीथिंग मतलब यहाँ पे b आ गया। अभी यहाँ पे सिमिलरली ax² प्लस बी एक्स प्लस सी x⁻0 है, यहाँ पे छुपा हुआ है, वो दिखता नहीं है। x⁻0 का वैल्यू क्या है, 1 इंटू सी इज सी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे x⁻0 नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू होता है 1। यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये क्वार्टर, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपको करना है, और उसके बाद से फिर ऐसे भी आएगा a⁵, ठीक है, 5, फिर 4, 3, 2, 1, फिर उसके बाद ax⁻6 आएगा। तो फिर ये जो सारे हैं, ये सारे आते हैं हमारे किसमें, पॉलिनोमियल। ये बहुत बड़ी डिग्री हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ओके, हायर डिग्री पॉलिनोमियल ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, हायर डिग्री
हायर डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। मैं 1 मिनट पॉज करता हूँ, इरेज कर दूंगा इसको अच्छे से, और फिर बाद में हम लोग इसको वापस से जो टेक्स्ट बुक में वो इन्फॉर्मेशन लिख के आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हम लोग ने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे देखा था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमने देखा था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है, यहाँ पे जितना x का जो पावर रहेगा उतने ही उसके वैल्यूज होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे x का पावर 2 है, x² है, मतलब x की, यहाँ पे लिखता हूँ, x की 2, न्यूमेरिक में लिख देता हूँ, x की 2 वैल्यूज होंगी, ठीक है। x की 2 वैल्यूज होंगी। अगर x का पावर 3 है तो x की यहाँ पे x की 3 वैल्यूज होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे x⁴ है तो यहाँ पे x की 4 वैल्यूज होंगी। ओके, अगर 5 है तो x की 5 वैल्यूज होंगी, ये आपको चीज याद रखना है। x² है मतलब क्वाड्रेटिक है, मतलब x के 2 वैल्यूज होंगे। x का, अगर x का पावर 3 है, जैसा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का क्या, x की कितनी वैल्यूज होंगी, फाइंड, ये क्वेश्चन ही देता, फाइंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, आपको ऐसा दिया, एक जनरल टर्म दिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जाना है यहाँ पे इक्वेशन में जाना है, और उसके बाद x का सबसे बड़ा टर्म ढूंढना है। तो x का यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म क्या है, ax³ है। जो सबसे बड़ा टर्म है x का, उसी टर्म को हम लोग को कंसीडर करना है, और जितना उस टर्म को कंसीडर करना है x के, और जितना उसका पावर है उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस है, इसके मदद से हम लोग ने कितने सॉल्यूशन निकाले, x के 3 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस, x के 3 सॉल्यूशंस हम लोगों ने निकाले। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं, ये हो गया हमारा इतना पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखता हूँ, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमें दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को क्या दिया है, ये जो कोएफिशिएंट्स है a b c, जो कोएफिशिएंट्स है, इसकी वैल्यू, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर होगी। रियल नंबर मतलब पता है ना, रियल नंबर जैसा -10 -9 से फिर ऐसा करके 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा। रियल वैल्यूज मतलब जो वो वैल्यूज जो नंबर लाइन पे लाई करती है, लाइक यहाँ पे -∞ लाई करता है, यहाँ पे सपोज -100 लाई करता है, यहाँ पे 100 लाई करेगा, यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, और यहाँ पे +∞। ये जितने भी वैल्यूज इसमें लाई करती है वो सारी होती है रियल नंबर। तो इनको इसको भूलना नहीं, ये जितने भी वैल्यूज यहाँ पे लाई करेगी, ये मैंने एग्जांपल दिया, रियल नंबर मतलब वो नहीं -10 से 11 लाई करेगी, ये नहीं, ये तो एक एग्जांपल था। यहाँ से लेके यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ पे -∞ से इन्फिनिटी जो होता है वो होता है हमारा कौन सा, रियल वैल्यूज होता है। इसमें से कोई भी एक नंबर आप उठाओ, कौन सा भी उठाओ, आप उठाओ 100 उठाओ, आप उठाओ 450 उठाओ, यहाँ पे कहीं पे होगा, आप उठाओ यहाँ पे 500 उठाओ, यहाँ पे कहीं पे होगा, आप -1000 उठाओ, वो भी एक रियल वैल्यू है, -1000। उसके बाद आप 1 उठाओ, 2 उठाओ, वो भी रियल वैल्यू है। जो वैल्यू -∞ से लेके +∞ के बीच में आती है, लाई करती है, वो वैल्यू जो होती है उसे हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा रियल नंबर है। ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, जिसमें ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ए 0 भी एक रियल नंबर ही है, ठीक है ना। पर हम लोग यहाँ पे अगर ए का वैल्यू 0 डाल दे, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, ए का वैल्यू 0 लिख दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 × x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 होता है ना। तो 0 × एनीथिंग इज 0,
तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं रहता है, तो फिर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अरे हम लोग ने तो लिखा था क्वाड्रेटिक, पर ये तो बन गया लीनियर। ऐसा कैसा, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो a है इसका वैल्यू है 0। इसके लिए उन लोगों ने यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक लिखा है तो एक कंडीशन दी है, a, b और c जो है ये होगा रियल नंबर, और इसमें जो a है वो 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, a 0 हो गया तो ये बन जाएगा लीनियर। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, अभी यहाँ पे क्या करने का है, अभी और एक मैं आपको बात समझाता हूँ। अगर आपको दे दिया क्यूबिक, ठीक है, ये हटा देता हूँ यहाँ से। आपको मैंने एक क्यूबिक दे दिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ऐसा दे दिया। और यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि a इक्वल टू 0 है, ठीक है, वेर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी सी डी है जो बिलोंग्स टू आर है। आपने सेट्स पढ़ा रहेगा 9th में, ठीक है, तो उसमें ये साइन आता रहेगा ए बी सी डी, ये वाला साइन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना, ये भूलना नहीं, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। तो ए बी सी डी जो है ये बिलोंग्स टू आर। आर मतलब क्या, रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, ये भी याद रखना, ठीक है। एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, बहुत बुद्धि से बुद्धि, अभी 10वीं में आ गया तो अभी फोड़ना है, इसके लिए मैं उन सबको कंसिडर कर रहा हूँ, टॉपर से लेके एकदम बुद्धू से बुद्धू बच्चे को कंसिडर कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे एक्सेल कर सके, ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब हर सारे 10th के चैप्टर्स में वो एक्सेल कर सके, इसके लिए मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से जा रहा हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या किया, ए एक्स क्यूब, अभी यहाँ पे क्या है, ये रियल नंबर है, आर जो है रियल नंबर है, पर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए इज इक्वल टू 0, तो फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर ए 0 हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए अगर 0 हो गया तो फिर आप क्या बोलोगे, अगर ए 0 हो गया, 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग ये क्या बोलेंगे, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पे ये बन गया क्वाड्रेटिक बन गया। जबकि ये जो था एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमारा था क्यूबिक। क्यों बन गया ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे जो a का वैल्यू है ये हो गया हमारा 0, ठीक है, इसके लिए ये बन गया क्यूबिक। और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे लीनियर क्यों बन गया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे क्या रखा, a का वैल्यू 0। यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट a इज इक्वल टू 0 टू अंडरस्टैंड आर मैथ्स, ऐसा लिख दूंगा, ठीक है। हम लोग ने क्या मैच किया, यहाँ पे a रखे, a को 0 रखे, a इक्वल टू 0 रखा, तो फिर यहाँ पे हमारा क्या बन गया, लीनियर बन गया, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, विच इज रॉन्ग। तो a इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप ये नोट कर लेना। ओके, मैं इरेज कर देता हूँ पुट तक का। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको डिसाइड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है WF, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कौन से पेज नंबर पे है, ये पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप देख लेना। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं 3x स्क्वायर पर, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें बताना है कि वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हाउ, कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे जो है हम लोग को सबसे पहले देखना है x का पावर, सबसे बड़ा x का पावर देखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा x का पावर क्या है, ये है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे x का जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक है, मतलब x का जो पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। x का पावर या फिर रेश 2 पे जो नंबर है वो 2 होना चाहिए। x का पावर मस्ट बी 2, ठीक है ना, ये चीज भूलना नहीं है, x का पावर मस्ट बी 2।
अगर इट इज 2 देन वी कैन से इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3x²। अभी यहाँ पे जो वेरिएबल है हम लोग को वो भी लिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि वेरिएबल बताना पड़ता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका आंसर? हियर x इज द वेरिएबल and the power of the variable and the maximum, ऐसा लिखते हैं। मैक्सिमम लिखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। and the maximum power of the variable, सॉरी वो थोड़ा दूर चले गया तो हाथ खसक गया। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। x का मैंने कैसे लिखा है? हियर x इज द वेरिएबल एंड द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। वेरिएबल मतलब क्या? जो x का टर्म है उसे हम कहते हैं वेरिएबल, और कोएफिशिएंट मतलब क्या? जो x² के बाजू में है उसका पड़ोसी है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। यहाँ पे कोएफिशिएंट भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे इसमें हम लोग अभी कैसे लिखेंगे आगे कोएफिशिएंट, ये भूल जाना। ठीक है, मैं आपको लिख के इरेज कर दूंगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग जरा देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x² इज क्या है? 3। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x -5। ठीक है, यहाँ पे हमेशा जनरल फॉर्म हम लोग ने क्या पढ़ा था? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम लोग ने क्या पढ़ा था? जनरल फॉर्म पढ़ा था, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे देखो ये जो है ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे जो है ये नेगेटिव साइन, यहाँ पे जो है ये भी पॉजिटिव साइन है। जिसमें सब जगह पॉजिटिव आएगा वही होगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे माइनस आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, तो फिर हम लोग को अभी आपको ऐसे भी दे सकते हैं वो लोग, ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वो अभी पूछेगा यहाँ पे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ जो x है वो है -b। अगर आपको वो ऐसा भी दे देगा -ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे भी देगा वो। तो और आपको पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या पूछेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x², ये भी पूछेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा यहाँ पे? -a। आपको इन सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको इसका आंसर लिखना है। वो ऐसा नहीं पूछेगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 क्या होगा। अगर पूछ भी लिया तो फिर आप लिख देना x⁻0 का कोएफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू क्या होता है? 1, और x⁻0 अगर यहाँ पे आ गया तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 × 3 इज 3। तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 इज 3। वैसे जनरली पूछता नहीं है, इन केस इफ दे आस्क यू देन यू हैव टू राइट। तो ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, हम लोग को आगे का करने का है। हो गया। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे y। बाप रे ये तो मेरा पूरा ही मार्कर निकाल दिया है। कोई नहीं, यहाँ पे जो दिया है हम लोग को 9y² प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी आप बोलोगे अरे सर यहाँ पे तो हम लोग को ये दिया ही नहीं है y वाला टर्म। हम लोग ये जनरल क्या देखा था? हम लोग ने जनरल इक्वेशन क्या देखा था? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अरे भाई यहाँ पे तो कहाँ गया ये वाला टर्म? ये वाला टर्म कहाँ गया? यहाँ पे तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि ये जो b है इसमें b का वैल्यू 0 डाल दिया गया है। समझा? इसका मतलब जो b है यहाँ पे इसका वैल्यू 0 डाल दिया गया है। तो ये इक्वेशन एक्चुअली में कैसा है? 9y² प्लस इसके यहाँ पे क्या है? 0y। 9y² प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है इसका एक्चुअल इक्वेशन। समझा? यहाँ पे जब y का टर्म नहीं दिया गया है
तो इसका मतलब ये होता है कि वो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ओके, ऐसा लिखना होता है इसको। पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हियर y इज द वेरिएबल। यहाँ पे क्या है? वेरिएबल y है। ठीक है, वेरिएबल जो है हमारा यहाँ पे y है। ठीक है, y इज द वेरिएबल एंड मैक्सिमम पावर ऑफ y इज कितना? मैक्स पावर ऑफ y इज 2, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक, QUAD, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे? अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग को देखना है मैक्सिमम पावर। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले वेरिएबल देखना है। सॉरी, वेरिएबल देखे, यहाँ पे क्या है? वेरिएबल हमारा m है। वेरिएबल इज इक्वल टू m। वेरिएबल क्या है? हमारा m है। और उसके बाद मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3। मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल ये दिया गया है हमें 3। तो यहाँ पे क्या है? मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल दिया गया है 3। सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज नॉट अ quadratic equation. Why? Because the max लिख रहा हूं मैं, maximum power of the variable is 3, hence it is not quadratic polynomial. It is क्या है? क्यूबिक। ये लिख दोगे चलेगा, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखोगे चलेगा, या फिर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक लिखोगे ना तो टीचर थोड़ा और इम्प्रेस हो जाएगा और मार्क्स दे देगा फिर। समझे? इसके लिए थोड़ा और बड़ा चढ़ा के लिखने का, जितना जगह भरोगे ना उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ऐसा होता है शायद मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड वाला। अभी फोर्थ वाला करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक उन्होंने ये दिया गया है, क्या? 2 मल्टीप्लिकेशन में दिया है, 2 टर्म्स दिए गए हैं जिनका हमें प्रोडक्ट निकाल के उसको क्वाड्रेटिक बनाना है। आई होप आपको आता रहेगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे देख लो। अभी आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो फिर आप इसको कैसे करोगे? यहाँ पे कर दे इसको प्रोडक्ट निकालने के लिए पहला वाला जो टर्म है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करो, फिर पहले वाले को इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर पहले वाले को इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें दूसरे वाले को इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे ये जो दूसरा वाला बैठा है उसको इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हम लोग को जो आंसर है वो सेम आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो भी आंसर सेम ही आएगा। ओके बेटा? ओके भाई, ऐसा बेटा नहीं बोल सकता, भाई बोलूँगा ठीक है, थोड़ा आपको भी रिस्पेक्ट टाइप लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा मैंने बोला L को पहले इससे, फिर L को इससे, तो यहाँ पे L इंटू एल हो गया। तो L इंटू एल क्या होता है? L स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया L स्क्वायर। उसके बाद L इंटू 5, तो क्या हो गया? L इंटू -5 है। ये माइनस का ध्यान रखना, ये बहुत फंसाता है। मैं भी इसमें बहुत मिस्टेक होता था मेरा, और सिली मिस्टेक की वजह से ना मेरा इतना मार्क्स जाता था मैथ्स में। कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट में को, पर सिली मिस्टेक की वजह से बहुत सारा मार्क्स जाता था मेरा। इसके लिए अभी 12th में भी मेरे को 74 आया। क्यों? बहुत सारे सिली मिस्टेक किए मैंने इसके लिए, वरना आता 95, 96, 97 ऐसा। अभी क्या ही करे। ठीक है, 11th में भी मेरा 99 आया था, क्योंकि मैंने एक बार ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में बहुत गलती कर दी थी सिली मिस्टेक की वजह से। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो फिर अभी बहुत मैं अवेयर हूँ इस चीज़ से, तो आप भी अवेयर ही रहना। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले L को L से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद -5 को L से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ गया? -5L आ गया। ठीक है, अभी फिर ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अभी यहाँ पे इस टर्म को लेने का, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर +2 इंटू +L, तो क्या हो गया?
प्लस 2l हो गया। ओके, और अभी इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 इंटू -5, 2 इंटू -5, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, l जो है यहाँ पे इसको लिखेंगे l स्क्वायर, ये क्या है, अभी दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, -5 + 2, कितना, -5 + 2 कितना होता है, -3, तो हम लोग लिखेंगे -3l -10, और यहाँ पे ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। ये कौन सा हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन, हम लोग ने इसको इसके इक्वेट कर दिया। अभी यहाँ पे ये ऐसा बना दे तो थोड़ा पार्टीशन, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग इसको भी थोड़ा ऐसा खींच लेते हैं, बहुत जगह है अपने पास। ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो हम लोग ने क्या किया, l स्क्वायर -3l -10, इसको हम लोगों ने बना दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ऐसे बनाया, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अभी यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर देखने का, l जो है यहाँ पे हियर वेरिएबल क्या है, इज इक्वल टू वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पे l है, इज इक्वल नहीं, ठीक है, वेरिएबल जो है हमारा यहाँ पे l है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल जो है, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीज करने वाले हैं। मैं साइड हो गया, आप ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर लिख लेना बुक में, ठीक है। ओके, गिर गया, ठीक है, कोई नहीं, आप ये सब लिख लेना बुक में एकदम अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मैं आ जाता हूँ, अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे।